नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा अयोध्या का दौरा। गैंगरेप की पीड़िता और परिवार से करेगा मुलाकात। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और नरेंद्र कश्यप पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चंडीगढ़ में मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 3 नए आपराधिक कानूनों से जुड़ी पहलों की भी करेंगे शुरुआत। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केरल के वायनाड में लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा। डबल डेकर बस और कार की टक्कर में 7 यात्रियों की मौत, 20 से 25 घायल। अनियंत्रित होकर बस गिरी खड्डे में। इंग्लैंड में 3 बच्चियों की हत्या के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अप्रवासी विरोधी और मुस्लिम विरोधी तो इंग्लैंड के बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, और मुस्लिम विरोधी प्रदर्शनकारियों को रोकना हुआ मुश्किल। आगजनी और लूटपाट। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दागे गए करीब 50 से ज्यादा रॉकेट। इजराइल ने कई रॉकेटों को किया नाकाम। रूस ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कहा। खेल की खबरों में पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का सामना डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से आज। हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला ब्रिटेन से। और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज। टीम इंडिया की जीत के साथ बढ़त बनाने की होगी कोशिश। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच हुआ था टाई। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात के लिए आज अयोध्या जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद और बाबूराम निषाद और यूपी भाजपा सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप भी आज अयोध्या जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा और बाद में इसकी रिपोर्ट बीजेपी की जो नेतृत्व है उसे सौंपेगा। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए भाजपा का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार मामले में भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने दुख जताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़े करते हुए उन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जरूरी होने पर इस मामले को राज्यसभा में उठाया जाएगा और इस पूरे मामले पर भाजपा सांसद बाबूराम निषाद से बात की है डीडी न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी ने। अयोध्या में हुई नाबालिग बच्ची के साथ घटना पे हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूराम निषाद। उनसे बात करते हैं। निषाद जी, जो अयोध्या में घटना हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दुखी हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उस मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और लगातार बाहुबल और छलबल के आधार पर। अखिलेश यादव जी मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और कई महीने तक लड़की को घर में वीडियो बनाकर आपका उसका नौकर और वो स्वयं उसके साथ अत्याचार करता रहा। तमाम तरीके के साक्ष्य आ चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ज़्यादातर पूरा समाज कह रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए अखिलेश यादव। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनका आधार ही है तुष्टीकरण। पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं लेकिन इनको ये कुचलते हैं, इनके हक और अधिकार लूटते हैं। मेरे साथ में नरेंद्र कश्यप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हम कल जा रहे हैं, पूरी रिपोर्ट वहाँ लेकर आएंगे
और आवश्यकता होगी तो मैं इसको राज्यसभा में भी बहस के लिए लाऊंगा। अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं, हर बात में पीडीए की बात करते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये पीडीए के बहाने जनता को गुमराह करना है, पिछड़े दलितों की बात करना है, लेकिन पिछड़े दलितों के साथ इनको खड़ा नहीं, उनके साथ न्याय मिले ये उनको नहीं इनकी चिंता है। उनको चिंता है कि परिवार और जात की राजनीति और तुष्टीकरण के आधार पर हम मजबूत कैसे हों, हमारा साम्राज्य कैसे स्थापित हो, इसकी चिंता है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए उनके शासन में हुई गुंडागर्दी को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने गिरेबान में खुद झांक कर देखें। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी स्टेप लिए जा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी लेते हैं। और अखिलेश यादव का जो सवाल है, मुझे लगता है कि अखिलेश जी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 2017 से पहले का शासन, जिसमें किस तरह से गुंडागर्दी होती थी, किस तरह से जमीनों पर कब्जे, किस तरह से मकानों पर कब्जे होते थे, और कई बार तो उनके पिताश्री ने ही ऐसे बयान दे दिए, गलती लड़कों से हो जाती है, छोड़ देना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अखिलेश जी को कभी हल्का बयान नहीं देना चाहिए, और इस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए अगर हमारी सरकार कोई कदम उठाती है तो बिल्कुल सही तरीके से उठाती है और उसे न्याय मिलना चाहिए। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ रहे हैं। विकास, भाजपा का जो प्रतिनिधि मंडल है जो अयोध्या का दौरा करेगा और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी बीजेपी आलाकमान को, एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से इतना गंभीर मामला है ये, गैंगरेप पीड़िता के साथ जो उसने दंश झेला है, 2 महीने तक लगातार उसका वीडियो फुटेज बनाकर उसके साथ गैंगरेप करते रहे ये आरोपी लोग। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की जो टीम आ रही है, ये टीम पीड़ित परिवार से मिलेगी। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास ये अयोध्या पहुंचेगी और यहाँ पर वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेगी और उनसे पूरा ब्यौरा लेगी और उस पर रिपोर्ट तैयार करके आला कमान को सौंपेगी। वहीं प्रदेश सरकार भी इस मामले में गंभीर लगातार बनी हुई है। कल पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की मदद भी प्रदान की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार ने मुलाकात की थी। उसके बाद से ही कार्रवाई का सिलसिला जारी हो गया था। वहां पर थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया, चौकी प्रभारी को निलंबित किया गया। इसके साथ साथ वो जो आरोपी है उसके जो खास तौर से उसका जो रसूख वहाँ पे था उस इलाके में, उसको खत्म करने के लिए, उसका दबदबा खत्म करने के लिए भी कार्रवाई की गई। वहाँ पर उसने भदरसा में जो अवैध निर्माण करा रखे थे, सरकारी जमीन पर कर रखा था, तालाब की जमीन पर निर्माण कर रखा था, तकरीबन 1 करोड़ की संपत्ति पर उसके कल सरकार का बुलडोजर चला, जिसे धराशाही कर दिया गया। और एक मार्केट है उसको भी चिन्हित करके नोटिस दिया गया है वहाँ पर कि वहाँ पर जो बैंक है वो वहाँ पर खाली कराई जाए, उसके बाद वहाँ पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उसका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, उसका और उसके साथियों का। इन लोगों के मंसूबे इतने खतरनाक हैं। आप देखिए आंचल कि जब इस मामला खुलासा हो जाता है उसके बाद भी उसके संरक्षक देने वाले उसके साथी पहुंचते हैं पीड़ित परिवार के पास और कहते हैं कि मामला वापस कर लो वरना जान से मारने की धमकी देते हैं। इस कदर इस मामले की भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अच्छा विकास, बहुत संक्षिप्त में एक चीज और जानना चाहेंगे, बिल्कुल एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि सपा की तरफ से बड़ी बेतुकी बयानबाजी सामने आ रही है। जो पार्टी के महासचिव हैं शिवपाल, वो कह रहे हैं कि भाई आरोपी का तो नार्को टेस्ट हो ही, साथ ही साथ अयोध्या की रेप पीड़िता का भी नार्को टेस्ट हो, कई डीएनए टेस्ट की बात की जा रही है। तो एक्शन लेने के एवज में इस तरह की बेतुकी बयानबाजी सपा करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से मानवीय संवेदना को तार तार करने वाले बयान आ रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से बयान वो दे रहे हैं, विपक्ष की पार्टी मायावती जो है बसपा सुप्रीमो, वो तक
कह रही हैं कि अखिलेश यादव या उनकी पार्टी किस तरीके के बयान दे रही है, उन लोगों ने सरकार में किस तरीके से किया। जब गैंगरेप पीड़िता होती है, कोई रेप पीड़िता होती है, उस पर इस तरीके के सवाल उठाना, इस तरीके की नार्को की बातें कहना, डीएनए टेस्ट कराना, तमाम सारे बात पूरे समाज को शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं। आंचल, आप ये महसूस किया जा सकता है समाज में कि वो 12-13 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई है, शायद इतना बड़ा जख्म उसे मिला है, जीवन भर वो ना उसे भूल पाएगी, क्योंकि समाज को वो अभी तो बच्चा है, वो सीख रही है समाज में कैसे लोग हैं, इतने दरिंदगी भरे समाज में किस तरीके से वो आगे रहेगी, उसकी मानसिक प्रताड़ना किस तरीके से वो झेल रही है, उस पर से ऐसे सवाल, उसका डीएनए कराओ, नार्को कराओ, इस तरीके के बेवजह की बातें करना। बिल्कुल, और जिस तरह से आज भाजपा का जो प्रतिनिधि मंडल है वो अयोध्या का दौरा करने वाला है, वो जो रिपोर्ट आला कमान को सौंपी जाएगी उसमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिन पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, वो खुलकर सामने आएंगे। समय हमारे पास कम है, लेकिन आगे भी बुलेटिन में विकास इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर जो है वो, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और एक बड़ी खबर जो है वो अब जम्मू कश्मीर से आ रही है, जिसको इस वक्त हम ट्रैक कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों के मददगार 5 पुलिसकर्मी हैं और शिक्षक, उन्हें बर्खास्त किया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में इनकी बर्खास्तगी की गई और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 6 कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दी हैं। डोडा, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में इनकी पोस्टिंग थी। वजह रही कि इनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण की सेवाओं को समाप्त किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनके बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आती हुई, और हमारे साथ फोन लाइन पर श्रीनगर से हमारे संवाददाता शब्बीर डार जुड़ गए। शब्बीर, जहां आतंकियों के मददगार जो 5 पुलिसकर्मी और शिक्षक को बर्खास्त किया गया है, ये तो एक बड़ी खबर है ही, साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि नशा तस्करों के साथ भी इनके तार जुड़े हुए थे। क्या है ताज़ा अपडेट? जी, एक बिल्कुल बड़ी खबर है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि जो आतंकियों के सहयोगीकार हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जो बॉर्डर से मिले हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, डोडा, कश्तवाड़, और वहाँ से ये 5 पुलिस कर्मचारी और एक टीचर, जिन्होंने एक आतंकियों से अपने बाहर के आतंकियों से और यहाँ के आतंकियों से एक नेटवर्क बना के वो वहाँ पाकिस्तान से ड्रग्स इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे थे। वहाँ से नारकोटिक्स, ड्रग्स और जो वेपन्स वहाँ से आते थे, उनको यहाँ पे वो यहाँ पे पकड़ के और यहाँ से जम्मू कश्मीर में उसको आतंकियों के सहयोगीकार है उनको दे रहे थे। और यही है एक कि उन्होंने एक तार जुड़ी थी वहाँ पार से, और यहाँ जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पे जो आतंकियों के नेटवर्क है, उस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा थे, बिल्कुल एक हिस्सा थे, क्योंकि उसमें 5 जो पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने न केवल ड्रग्स और नारकोटिक्स वहाँ से स्मगल किया, बल्कि इन्फिल्ट्रेशन को भी वहाँ से जो आतंकी आते हैं या वेपन्स आते हैं उसको फैसिलिटेट किया है। उसको उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि ये लोग एक तो डोडा से हैं, एक पुलिसमैन जो उरी से है, उरी तो सारा वहाँ का जो टोपोग्राफी का इल्म है, तो वो वहाँ पे जो। अच्छा, एक चीज शब्बीर एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये भी खबर है कि जो जिन आतंकवादी समूहों का हम जिक्र करते हैं उनके नार्को टेरर सेल से जुड़े हुए थे, तो जिस तरह का वित्त पोषण चाहिए होता है आतंकवादियों को अपनी सरपरस्ती के लिए, उसमें मददगार ये तमाम पुलिसकर्मी साबित हो रहे थे। जी बिल्कुल, यही है ना कि ये जो नार्को टेरर फंडिंग है, क्योंकि वहाँ से ड्रग्स आते हैं, फिर यहाँ पे वो सप्लाई करके उसका जो पैसा आता है वो यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो धन जो है वो इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे जो अपनी जो कार्रवाई है टेररिस्ट की वो खुद यहाँ पे अंजाम दे सकते हैं इन फंड्स को यूज करके। तो उसी नेटवर्क का एक हिस्सा है ये 5-6 कर्मचारी जो थे, ये न केवल उस चीज को फैसिलिटेट करते हैं, बल्कि अगर इन्फिल्ट्रेशन करनी होती थी टेररिस्ट को वहाँ से सीमा से इस पार, तो उसमें भी ये बड़े कारगर साबित होते थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हैंड जोन में वहाँ पे हैंडलर्स हैं उनके लिए। तो यही एक बड़ी खबर है। बिल्कुल शब्बीर, तो आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से
5 जो पुलिसकर्मी हैं और शिक्षक को बर्खास्त किया गया है क्योंकि उनकी गतिविधियां राष्ट्र विरोधी पाई गई, उनकी सेवाओं को समाप्त किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो कि आज चंडीगढ़ को कई सौगातें सौंपने वाले हैं। वो मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से मनी माजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिलेगी, साथ ही दूषित पानी की समस्या का हल होगा। साथ ही गृह मंत्री 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति के अनुप्रयोगों का लोकार्पण शामिल है। और अब बात मौसम की। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तराई हिमालय क्षेत्र में इस महीने की 10 तारीख तक भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सोमवार तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में आज और केरल के साथ साथ तमिलनाडु में सोमवार तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में आंधी चलने, बिजली के गरजने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। बात उत्तराखंड की, जहां के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। शनिवार को देहरादून में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों को राहत अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग पर यातायात शीघ्र बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त पड़ावों की तत्काल मरम्मत करने के लिए भी कहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले के केदार घाटी में भारी बारिश के कारण अलग अलग स्थानों पर फंसे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी रहा। उत्तराखंड में आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। केदारनाथ क्षेत्र में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। सोनप्रयाग में भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया। वहीं गौरीकुंड में हालात बेहद खराब हैं। सड़कें और बिजली के खंभे भारी बारिश में बह गए। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। वहीं यात्रियों ने कहा कि एनडीआरएफ टीम बहुत ज़्यादा मदद कर रही है और अभी भी बचाव कार्य जारी है। पता चला कि बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे खात्मा। एनडीआरएफ सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं। अभी भी लग रहा है कि वो लोग मेरे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा ही हो, मतलब बहुत अच्छा होगा। उन लोग के गार्जियन हमें कॉल कर रहे हैं, वो बहुत टेंशन में हैं, तो कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। परिस्थिति उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना हालत ख़राब है। मेरे जो 4 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है रेगुलर कि वो मंदिर में ही है और वो सुरक्षित है। तो हम उसको सलाह दे दिए हैं कि भाई आएगा तो हेली से आना, पैदल मत आना, सुरक्षित नहीं है। एनडीआरएफ एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। उत्तराखंड की केदार घाटी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किए गए एक विदेशी तीर्थयात्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया। सरकार द्वारा त्वरित और प्रभावी बचाव प्रयासों के लिए कनाडा से आए विदेशी तीर्थयात्री ने अपना आभार प्रकट किया और साथ ही कहा कि बचाव के बाद आवास और अच्छा भोजन भी उपलब्ध करवाया गया, जिसके लिए उसने प्रधानमंत्री और सीएम धामी का शुक्रिया अदा किया है। बात हिमाचल प्रदेश की, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज में सर्च ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आज सुबह 6 बजे से ही सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा। लापता लोगों को ढूंढने के लिए समेज के साथ साथ सतलुज नदी पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और समेज में लाइव डिटेक्टर की भी मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में बादल फटने और जमीन धंसने की घटना के बाद सेना ने सहायता और राहत कार्य तेज कर दिए। मंडी के राजबन गांव से एक शव बरामद होने के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अब भी लगभग
45 लापता लोगों की तलाश में है। अधिकारियों के मुताबिक सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की टीमों के 410 बचावकर्मी ड्रोन की मदद से राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। तो हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेज़ी के साथ युद्ध स्तर पर जारी है। ख़ास तौर पर शिमला, कुल्लू, मंडी ज़िलों में बादल फटने और ज़मीन धंसने की घटना के बाद से स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज़ कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज़ तो जो लोगों द्वारा, लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं। एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, सीआईएसएफ आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो है पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। और इसी बड़ी खबर पर शिमला से हमारे साथ हमारी संवाददाता हेमलता शर्मा जुड़ी हुई हैं। हेमलता, जिस तरह से युद्ध स्तर पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के जो तमाम ज़िले हैं, कुल्लू, मंडी, यहाँ पर बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। कहाँ कहाँ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है टीम्स को? देखिए आंचल, इस वक्त मैं रामपुर के समेज गांव में हूं, जहां 3 जगह आपने जिक्र किया है। उन 3 ज़िलों में सबसे ज़्यादा नुकसान समेज क्षेत्र में हुआ है। कई सारे लोग अभी भी लापता है, या यूं कहें कि लापता लोगों का पिछले 4 दिनों से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आज चौथा दिन सर्च ऑपरेशन का है। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, जहां आप देख सकते हैं कि जो मशीनरी है वो लगाई गई है। और पिछले कल से आज अगर आप देखेंगे तो सर्च ऑपरेशन में तेज़ी नज़र आ रही है, क्योंकि नदी के इस पार केवल पिछली कल तक सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आज जो मशीनरियां हैं वो नदी के उस पार पहुंचाई गई हैं। और आज यहाँ पर ये भी कोशिश की जा रही है बिजली विभाग की तरफ से कि जो घाटी है वहाँ पर बिजली की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पिछले जब से यहाँ पर बाढ़ आई है तब से ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है। और कुछ यहाँ पर घाटी को पार करने के लिए एक टेम्परेरी पुल भी यहाँ पर बनाया गया था पिछले कल। जो तमाम तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रही हैं, ये सर्च ऑपरेशन की है एनडीआरएफ की टीम और इसके साथ साथ तमाम जो पैरामिलिट्रीज़ के जवान हैं, 300 से ज़्यादा जवान इस सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और घाटी के ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो वैली का ब्रिज टूटने के बाद उनका संपर्क घाटी के बाहर की जो दुनिया है वहाँ से बिल्कुल टूट चुका है। और आज 5 दिनों के बाद वो लोग इस टेम्परेरी पुल के माध्यम से इस घाटी को पार करने में सफल हो पाए हैं। लगातार प्रयास जारी है, लेकिन अभी चुनौतियां बहुत है। अगर मौसम साथ देता है तो कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन है उसमें कामयाबी और ज़्यादा मिलेगी। हालांकि अभी बिल्कुल मौसम साफ़ है घाटी में और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धूप चमक रही है इस वक्त। और सुबह 6 बजे से ये ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसी उम्मीद के साथ कि जो लापता लोग हैं उनको खोज लिया जाएगा। आंचल, साथ ही जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्नत तकनीक से कितनी मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर लापता लोगों को ढूंढने के लिए। और जिस तरह से हम वहाँ पर देख रहे हैं हालात हैं, पुनर्वास की भी कोशिशें राज्य प्रशासन किस तरह से कर रहा है पूरे हिमाचल के लिए? बिल्कुल आंचल, तकनीक की आपने यहाँ पर बात की है तो मैं आपको बता दूं, ना केवल ड्रोन बल्कि लाइव डिटेक्टर, खोजी कुत्ते, ये जो तमाम कवायतें हैं ये की जा रही हैं कि जो लापता लोग हैं उनका पता लगाया जा सके। पिछले कल से ही दोनों खड्ड के इस पार भी और खड्ड के उस पार भी लाइव डिटेक्टर लगाए गए थे। और अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से जो टेम्परेरी पुल है वहाँ से लोग क्रॉस करके घाटी के वार आ रहे हैं ताकि यहाँ से वो लोग शहर की तरफ जा सके, क्योंकि उनका संपर्क पिछले 5 दिनों से टूट चुका है बाहर की दुनिया से। ना वहाँ जाने के लिए कोई साधन है, ना वहाँ से आने के लिए कोई सुविधा मिल रही है। लेकिन ये जो टेम्परेरी पुल यहाँ पर बनाया गया है इसके माध्यम से लोग अब आ जा पा रहे हैं। आर्मी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और इसके अलावा अगर शासन प्रशासन की हम बात करें तो जितने भी नेता हैं वो यहाँ का दौरा कर रहे हैं। पिछले कल प्रदेश के जो लोक निर्माण मंत्री हैं
विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने घाटी का दौरा किया है। उन्होंने इस सर्च ऑपरेशन में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं, मशीनरियों को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और अभी ये सूचना मैं आपको दे रही हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष है जयराम ठाकुर, वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ जो प्रभावित हैं उन लोगों के साथ लगातार संवाद स्थापित किया जा रहा है। वो जिला उपायुक्त हो या पुलिस अधीक्षक हो, वो तमाम लोग उन प्रभावितों से बात कर रहे हैं, कहाँ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ उनके रहने की, खाने पीने की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रशासन बिल्कुल देख रहा है। करते हैं कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ चुनौतियों से निपट रहा है हिमाचल प्रदेश, खासतौर पे शिमला, कुल्लू और मंडी, और जिस तरह से युद्ध स्तर और मिशन मोड पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जल्द ही हालात वहाँ सामान्य होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले की, जहाँ चेरवान कंगन इलाके में बादल फटा। यहाँ बादल फटने की वजह से खेती को नुकसान पहुँचा। चेरवान कंगन इलाके के लोगों ने बताया कि बादल फटने से धान के खेतों को नुकसान पहुँचा है और कई वाहन मलबे में फंस गए और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। इसके अलावा यहाँ के पड वबल के पास नहर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर कीचड़ जमा हो गया, जिसके कारण SSG रोड बंद है और इस घटना में अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। इस बीच प्रशासन ने बादल फटने के बाद इस रूट पर यात्रा करने वालों के लिए निर्देश जारी किया। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो श्रीनगर करगिल मार्ग के खुलने तक वहां से यात्रा करने के लिए बचे। ADG गुलजार अहमद ने कहा कि बादल फटने से रिहायशी इलाकों में मलबा जमा हो गया, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। जिन घरों में मलबा घुसा है उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। संडे के दरमियानी रात में जो ये क्लाउड बर्स्ट यहाँ शहरन, रहसन और यहाँ बुलंद में हुआ है, तो काफ़ी डैबरीज जमा हुई हैं। तो अलबत्ता शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो सबसे तो बड़ी प्रायोरिटी जो हमारी इस वक्त है वो यही है कि रोड को क्लियर किया जाए और जो हमारे यहाँ डैमेज का असेसमेंट भी हो जाएगा और जो यहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके मकान को नुकसान हो चुका है और डैबरीज अंदर आ चुकी हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करके नज़दीक के सुरक्षा स्थानों पे पहुँचाया गया है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ जो हमारे जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं सभी जुड़ के काम कर रही हैं। वहीं केरल के वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन के बाद लगातार छठे दिन भी राहत और बचाव कार्य जारी है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य एजेंसियां जो हैं प्रभावित क्षेत्रों में शवों की तलाश कर रही हैं। सोचीपारा में फंसे 2 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा चूरलमाला लाया गया, जहां उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और इस बीच कल शाम गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से वायुसेना का रडार युक्त AN-32 विमान कालीकट पहुंचा। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्र में खोज अभियान में तीव्रता लाने के लिए रडार उपकरणों की मांग की थी। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना ने बचाव अभियान को जारी रखते हुए मुश्किल घड़ी में मानव जीवन को बचाने में सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।